नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारी +1 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसका ये लेक्चर नंबर 8 है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के डिस्कशन है वो किया था, किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की जो प्रक्रिया भारतीय समाज में अपनाई जाती है और इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा ही देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जो उत्तरदायित्व है वो सुनिश्चित है वो करती है। और इसी के अंतर्गत जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति पर्सन की निश्चित आयु निर्धारित कर दी जाइए उसी आयु के बाद वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकती है। तो भारतीय समाज में जब भारतीय समाज या भारतीय शासन प्रणाली के अंदर जब शुरुआती दौर के अंदर ये अधिकार दिया गया था वो 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए दिया गया था। लेकिन 1989 में एक संशोधन करने के बाद इस 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष वो कर दिया गया। और इसी के अंतर्गत कुछ योग्यताएं व्यक्ति पर्सन के लिए निर्धारित है वो की जाती है। एक चुनाव में किन व्यक्तियों के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन व्यक्ति उम्मीदवार है वो बन सकता है, और उम्मीदवार बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। उन योग्यताओं के माध्यम के द्वारा ही वो चुनाव में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का आगे का जो वीडियो लेक्चर है वो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के ऊपर है। किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र प्रणाली के तहत इसका वर्णन है वो किया गया है और किन किन माध्यमों के द्वारा इसको सुनिश्चित है वो किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कदम है जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। तो भारतीय चुनाव प्रक्रिया के अंदर प्रोसेस के अंदर अगर आप मुख्य रूप से अगर देखा जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए काफ़ी अधिक मुख्य रूप से प्रयास है वो किए गए हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो प्रयास या कार्य महत्वपूर्ण माना जा सकता है वो ये है कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और स्थापना करने का कारण क्या है, किस वजह से बनाया गया, जिसकी वजह से ही चुनाव के अंदर जितना भी संचालन किया जाता है चुनाव का और उसकी देखभाल करने के लिए उसको बनाया गया। यानी कि इंडिपेंडेंट जो गवर्निंग बॉडी है जिसके माध्यम के द्वारा किसी भी चुनाव आयोग की संचालन करना, उसकी देखभाल करना इन्हीं के माध्यम के द्वारा, इस आयोग के माध्यम के द्वारा किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। अगर इसी के संदर्भ में अगर अन्य देशों की तुलना में अगर इसका वर्णन किया जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो ये चुनाव प्रणाली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में कई देशों के अंदर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को नहीं अपनाया जाता। स्वतंत्र चुनाव आयोग का जो पालन है वो नहीं किया गया। थोड़ा सा इसमें भारतीय संविधान में वर्णन किया गया जिस तरीके से अनुच्छेद 324 कॉलम 1 में जिस तरीके से वर्णन किया। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के योग में नियत होगा, जिसे एक संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। अब भारतीय संविधान में किस तरीके से निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया उसमें आप इस डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हो कि भारतीय संविधान में संसद के और राज्य के विधानमंडल के लिए करवाए जाने में जितने भी चुनाव है जिसके अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का पद आ जाते हैं, उनके अंदर नियमावली निर्वाचकों के लिए नामावली बनाना, यानी कि जिन वोटर लिस्ट बनाना, हम कहेंगे वोटर लिस्ट बनाना, उनका संचालन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्शन देना और कंट्रोल करना, इन सभी के लिए एक आयोग होगा जिसे
संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग है वो कहा जाता है। तो एक इसका आप मान सकते हो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का किस तरीके से वर्णन है वो किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचकों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र आयोग को देता है। यानी कि भारतीय संविधान का चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जिसका वर्णन किया गया, जिस चुनाव आयोग का वर्णन किया गया, वो एक स्वतंत्र आयोग का वर्णन है भारतीय संविधान में किया गया। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात का अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। तो यानी कि जो संविधान के माध्यम के द्वारा जिस चुनाव आयोग का वर्णन किया गया उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि सारी जो भूमिका है वो चुनाव आयोग की रहेगी। सारे इंडिपेंडेंट फैसले करने के लिए चुनाव आयोग है वो उत्तरदायी है, वो माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या में सहमति व्यक्त है वो की है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से संविधान के अंदर इसकी व्याख्या की गई है निष्पक्ष एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की, उसके माध्यम के भी द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका वर्णन है वो उल्लेख माना जा सकता है, सहमति दी है अपने। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन का अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेवार नहीं होता। तो जिस तरीके से ये भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया उसके माध्यम के द्वारा ये हर एक राज्य के अंदर एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है और उन्हीं स्थानीय निकायों के माध्यम के द्वारा जो राज्य के अंदर चुनाव होते हैं उन्हीं राज्य चुनाव आयोग का वर्णन है वो किया गया है। यानी कि एक जो राष्ट्रीय भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया इला चुनाव आयोग का वर्णन किया है, उसी के तरह हर एक राज्य के अंदर एक राज्य चुनाव आयोग का वर्णन है वो किया गया। उसका जो क्रम है वो ठीक उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पाया जाता है। जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है। तो जिस तरीके से स्थानीय सरकारों के बारे में हम पढ़ेंगे उसके माध्यम से राज्य चुनाव आयोग का जो कार्य प्रणाली वो अपनाई जाती है, जिसके अंदर जो डायरेक्शन देने का कार्य है वो भारतीय चुनाव आयोग के माध्यम के द्वारा किया जाता है और जिसमें जो प्रणाली अपनाई जाती है वो प्रत्येक प्रणाली प्रत्येक राज्य के अंतर्गत राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा अलग अलग तरीके से अपनाई जाती है और उसके कार्य करने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग रहता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य तथा बहुसदस्य भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। यानी कि अगर 1989 से पहले अगर देखा जाता है कि हमारा कितने मेंबर होते थे इस चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के अंदर, वो एक सदस्य माना जाता था, एक ही सदस्य होता था। लेकिन 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति कर इसे बहुसदस्य बना दिया गया। तो 1989 के बाद इस चुनाव आयोग के अंदर दो व्यक्तियों को और निर्वाचन आयुक्तों के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया, जिसके माध्यम के द्वारा जो कुल व्यक्ति जो आयोग के अंदर जो मेंबर हैं वो 3 हो गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। चुनाव के बाद फिर इसे एक सदस्य बना दिया गया। 1993 में पुनः निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्य हो गया। तो 1989 के बाद इनके चुनाव के बाद फिर इनको हटा दिया गया और बाद में फिर इनको सुधार करने के बाद 1993 में पुनः बहुसदस्य बना दिया गया। तब से लेकर यह बहुसदस्य बना हुआ है। शुरू में यह बहुसदस्य निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएँ थी। तो जिस तरीके से 1993 के बाद इसको बनाया गया उसके बाद से लेकर वर्तमान समय तक हमारे जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो बहुसदस्य हैं और समय समय लेकर इसमें अलग अलग शंकाएँ वो पैदा बनी हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि इसको कितनी शक्ति प्राप्त है वो होगी। अब ये जब बनाया गया जिस तरीके से कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या प्राप्त होगा, अन्य आयुक्त है उनको क्या जो पावर है वो दी जाएगी, इन शक्तियों को लेकर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य व्यक्तियों जो आयुक्त है निर्वाचन आयोग के अंदर, उन व्यक्तियों के बीच में जो पावर है वो किस तरीके से डिवाइड है वो की जाएगी, इसमें काफ़ी सहम की भावना थी वो रही थी। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा था। बाद में इसी समाधान को करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को इसके अंदर
इसमें जो भागीदारी करनी पड़ी या इसको हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों को में साझेदारी की गई है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया है। अब जिन तरीक़ों के माध्यम से इसको माना सुप्रीम कोर्ट ने देखा समझा, उसके बाद ये कहा कि ये जो बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया ये बिल्कुल सही है, और जिसके माध्यम के द्वारा तो जिस तरीके से सत्ता की साझेदारी के माध्यम के द्वारा सरकार के प्रत्येक अंग के बीच में जो शक्तियाँ डिवाइड की गई है, उसी के माध्यम के द्वारा निर्वाचन आयोग के बीच भी जो शक्तियाँ वो डिवाइड है वो की गई है। और इन शक्तियों को डिवाइड करने के माध्यम के द्वारा जो निर्वाचन आयोग है वो उपयुक्त ढंग से कार्यप्रणाली को अपना सकता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता वो करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उससे ज़्यादा शक्तिशाली प्राप्त है वो नहीं है। अब जिस तरीके से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट की जाती है, तो मुख्य रूप से मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो उसी मीटिंग की अध्यक्षता वो करता है, लेकिन ये नहीं है कि अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो शक्तिशाली नहीं है, उनकी तुलना में कमज़ोर है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं, यानी कि जितनी शक्तियाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त है उतनी ही शक्तियाँ अन्य जो सदस्य 2 मेंबर हैं उन्हीं को भी प्राप्त है, यानी कि दोनों की समान शक्तियाँ वो प्राप्त है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन है वो करे। अब जिन व्यक्तियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति तभी उनकी नियुक्ति करता है जब उनकी मंत्रिपरिषद के सलाह के ऊपर उनको भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना रहती है कि क्या निर्वाचन आयोग है, आयुक्त है, वो कहीं सरकार के फैसले पर तो या इशारे पर तो कार्यप्रणाली नहीं कार्य कर रहा, क्योंकि कहीं भी इनको मंत्रिपरिषद के द्वारा जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार का जो समर्थन प्राप्त व्यक्ति माना जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा इसको सरकार के नज़दीक से देखा जा सकता है। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रतिक्रिया को बदलने का सुझाव है वो दिया है। अब जब ये विभिन्नता पाई जाती है जिसके अंदर व्यक्तियों या सरकार के द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, तो लोगों को यह कहना है कि जिस तरीके से ये प्रणाली अपनाई जा रही है उसके माध्यम से इस प्रक्रिया को, इस अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को आपको चेंज करना होगा, जिसके अंदर व्यक्तियों को या बदलने के लिए सरकार के इशारों पर इसको अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है। ये प्रोसेस के माध्यम के द्वारा इसको सरकार का हितैषी माना जा सकता है। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक विभिन्न प्रक्रिया का पालन है वो किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त लेना होना चाहिए। अब जो सुधार की गुंजाइश की गई है उसके माध्यम के द्वारा ये बताया गया कि जो निर्वाचन आयुक्त या अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उनमें नियुक्ति करने के लिए जो विपक्ष के नेता होते हैं या तो उनकी या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह लेनी वो ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब भारत के किसी विपक्षी पार्टी से सलाह ली जाएगी उसके माध्यम के द्वारा क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति पर्सन को अपॉइंटमेंट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जो केवल सरकार का समर्थन करता हो या किसी सरकार से विश्वास प्राप्त व्यक्ति को माना जा सकता है। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पक्ष रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इलेक्शन के अंदर उस पद के ऊपर ग्रहण करे जो किसी सरकार का ना समर्थन करते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसका जो पालन है वो करे। क्योंकि जब कहीं ना कहीं शक्तियों के माध्यम से सरकार के पक्षपात है वो किया जाता है तो कहीं ना कहीं शक्तियों का दुरुपयोग है वो लिया जा सकता है, जिसमें लोकतंत्र की हत्या मानी जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी तरीके से इन सुझाव का पालन करने के लिए ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिसकी वजह से सरकार के आदेशों का या सरकार का समर्थन न करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका कार्यप्रणाली को अपनाया जाए और वह चाहे सरकार के खिलाफ जाए, चाहे पक्ष का हो लेकिन विपक्ष का वो किसी का पक्षपात ना करते हुए उस कार्यप्रणाली को अपनाए।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो स्वतंत्र जो चुनाव प्रणाली किस तरीके से अपनाई जाती है भारत के अंदर, किस तरीके से उसका वर्णन वो किया जाता है, वो हमने देखा। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।